नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और आज हम लोग पॉलिटी की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो भी आपके जो एग्ज़ाम हैं, देखिए सिविल सर्विस वाले हो गए या PCS वाले हो गए, तो ये जो चैप्टर है तो इसमें से आपके लिए प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन ही मोस्टली बनते हैं। देखिए, मेंस में आपसे इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो UPSC हो या PCS किसी भी स्टेट का हो। तो ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर फैक्चुअल नॉलेज तो नहीं है, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे है। तो और कभी कभी स्टेटमेंट के वाइज में छोटे एग्जाम में भी पूछ भी सकते हैं, ऐसा इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है कि ये सिर्फ PCS के लिए या सिविल सर्विस के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम के लिए है। और क्योंकि आपको पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो मैं आपको डिटेल में ही पढ़ाऊँगा, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं तो वो हम लोग पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारे यहाँ पर लागू है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत का संविधान जो है वो केंद्र और राज्य दोनों में जो है सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो आर्टिकल हमारा जो अनुच्छेद 74 और 75 है वो केंद्र में, और 163 और 164 जो है वो राज्यों में व्यवस्था करता है। क्या व्यवस्था करता है कि संसदीय व्यवस्था की जो है व्यवस्था करता है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर संसदीय व्यवस्था है क्या, और संसदीय व्यवस्था के मतलब अलग भी और भी क्या क्या व्यवस्था है। तो देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार है जहाँ पे लोकतंत्र स्थापित है। ठीक है, जिस देश में लोकतंत्र स्थापित है तो वहाँ पे क्या होता है, सरकार के कार्यपालिका यानी कि जो मंत्रिमंडल होता है, विधायिका जो कानून बनाता है, जो सदन में बैठता है, जो कि मतलब संसद में जहाँ की भी हो, तो अपने यहाँ संसद बोली जाती है, अमेरिका में उसको कांग्रेस बोलते हैं, पार्लियामेंट जो होती है। तो क्या होता है कि अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति जो होती है, देखो कार्यपालिका और विधायिका के मध्य जो सामंजस्य होता है, इनके मध्य जो संबंध स्थापित होते हैं, तो उनके आधार पर कहा जाता है कि व्यवस्था संसदीय व्यवस्था है या फिर राष्ट्रपति मतलब की व्यवस्था है। तो हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति जो है व्यवस्था में क्या होता है और संसदीय व्यवस्था में क्या होता है। तो संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति में वर्गीकृत होती है। तो वर्गीकरण दो तरीके का होता है, जहाँ पर भी लोकतंत्र स्थापित होता है, या फिर संसदीय व्यवस्था होती है या राष्ट्रपति शासन वाली व्यवस्था होगी। तो आगे देखते हैं कि सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे कि वह व्यवस्था है जिसमें जो है कार्यपालिका यानी कि जो कार्य करने वाली मंत्रिपरिषद होती है, वह अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए वो जो भी कार्य करेगी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी कहाँ होगी, संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, जो मंत्रिपरिषद होगी। तो जो मंत्रिपरिषद अगर संसद के प्रति उत्तरदायी है तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संसदीय व्यवस्था। आगे देखते हैं कि दूसरी ओर सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या होता है कि कार्यपालिका जो होगी वो अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। कहने का मतलब यही है कि जो मंत्रिपरिषद होगी तो वो जो है संसद के प्रति अगर उत्तरदायी नहीं है तो वहाँ पे कैसी व्यवस्था है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। और यह संवैधानिक रूप से कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र भी होती है। ठीक है, तो जो अपने यहाँ कैसी है, संसदीय व्यवस्था है। तो इसमें क्या होता है कि मंत्रिपरिषद होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, तो वगैरह वगैरह होता है। तो राष्ट्रपति शासन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो वहाँ पे मंत्रिपरिषद होती है वो सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ये सब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं कि संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि संसदीय सरकार को और क्या क्या नाम दिया गया है, तो उसको कैबिनेट सरकार हम बोलेंगे, उत्तरदायी सरकार बोलेंगे। ठीक है, और ये व्यवस्था कहाँ कहाँ पर लागू है, तो कुछ देश मैं आपके यहाँ पे नोट करूँ, जैसे एक ब्रिटेन हो गया, ठीक है, जापान हो गया, कनाडा हो गया, भारत हो गया। तो यहाँ पर क्या है, संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। और राष्ट्रपति शासन को जो है गैर उत्तरदायी, ठीक है, कोई उत्तरदायी नहीं होता क्योंकि संसद के प्रति वो उत्तरदायी नहीं होते, वो अपना काम स्वतंत्र होकर करते हैं। और क्या है कि गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो इसको और क्या क्या कहा जाता है, संसदीय, गैर संसदीय। ठीक है, एक गैर संसदीय वर्ड, और क्या है, निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी इसको बोला जाता है। और यह कहाँ कहाँ पर है, तो अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया और श्रीलंका आदि में जो है स्थापित है। ठीक है, तो अब विशेषताएं, चलिए विशेषताएं हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले ये जान लें कि आखिर हमारे जो संविधान निर्माता थे तो उन्होंने संसदीय व्यवस्था अपनाई ही क्यों, इसका रीज़न क्या था, क्यों मतलब कि राष्ट्रपति व्यवस्था उन्होंने क्यों नहीं अपनाई। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, विशेषताएं हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो क्या रीज़न रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने ये संसदीय व्यवस्था अपनाई, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, संसदीय व्यवस्था की स्वीकारता के कारण, देखिए 4 रीज़न, मेन जो रीज़न थे
वो हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने तर्क के रूप में प्रस्तुत किए कि किन किन वजहों से हमने संसदीय व्यवस्था अपनाई, ना कि राष्ट्रपति व्यवस्था। तो पहला रीज़न उन्होंने ये दिया कि व्यवस्था से निकटता। व्यवस्था से निकटता का तर्क ये था कि जो ब्रिटिश शासनकाल था उसके द्वारा हमारे यहाँ पे, हमारे देश में जो है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो है हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था ही मतलब चल रही थी उस समय। तो जब संसदीय व्यवस्था चल रही थी तो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस था नेताओं का, तो वो कहीं ना कहीं जो हो चुका था संसदीय व्यवस्था के प्रति, और राष्ट्रपति व्यवस्था अगर लागू करते तो वो एकदम नई प्रक्रिया होती जिनके बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था लोगों को। और जो संसदीय व्यवस्था थी तो यहाँ पे जितने भी नेता लोग थे और तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं इसके मामले में एक्सपीरियंस उनको था, तो इसलिए उन्होंने ये तर्क दिया कि व्यवस्था से निकटता भी एक कारण रहा था इसको स्वीकार करने के लिए। दूसरा क्या था, उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी गई। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है कि हमारी जो संसदीय व्यवस्था है जो हमने अपनाई है, तो इसमें क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। मंत्री कहाँ पर उत्तरदायी होते हैं, मंत्री होते हैं संसद के प्रति, और मेन रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो और अगर राष्ट्रपति व्यवस्था का देखा जाए तो वहाँ पे जो मंत्री परिषद होती है वो जो है वहाँ पर संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा गया कि उत्तरदायित्व को हम लोगों ने वरीयता दी है। तीसरा रीज़न ये बताया कि विधायिका हो गई एवं कार्यपालिका के मध्य टकराव को रोकने की आवश्यकता। देखिए क्या होता है कि संसदीय व्यवस्था में हमारे यहाँ पे जो लागू है विधायिका और कार्यपालिका, ठीक है। तो विधायिका और कार्यपालिका में क्या होता है कि जो विधायिका के मेंबर होते हैं, जो कार्यपालिका के जो मेंबर होंगे वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो विधायिका के ही मेंबर होते हैं। तो उनमें टकराव की स्थिति इसलिए कम हो जाती है। और राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि मंत्री परिषद होती है, वो क्या होती है कि वो विधायिका की मेंबर नहीं होती, कहीं ना कहीं वो विधायिका की मेंबर होती नहीं है, क्योंकि वो अलग इस पे मतलब कि प्राइवेट वो मेंबर होते हैं जो मंत्री परिषद बनते हैं जहाँ पे राष्ट्रपति शासन होता है। तो ये टकराव बचाने के लिए भी एक मतलब कि एक रीज़न ये भी दिया गया कि इससे टकराव कम होगा। आगे बात करें कि भारतीय समाज की प्रकृति, ठीक है। तो भारतीय समाज की प्रकृति को लेकर कहा गया कि भारत जो है विश्व में सर्वाधिक मिश्रित राज्य एवं सर्वाधिक जटिल समाज वाला है। तो भारतीय समाज प्रकृति को लेकर ये कहा गया, जैसे कि हमारे यहाँ पे संसदीय व्यवस्था है, तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि प्रतिनिधित्व जो होता है, मान लीजिए जो लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें क्या होता है कि पूरे देश का चुनाव होता है, ठीक है। वहाँ के प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, वो लोकसभा में बैठते हैं। और राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि वहाँ पे राष्ट्रपति डायरेक्ट वहाँ पे राष्ट्रपति की वोटिंग होती है। तो कहीं ना कहीं वो प्रतिनिधित्व जो है गवर्नमेंट में नहीं आ पाता। राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद जो होती है वो उसको नियुक्त करने के लिए वो स्वतंत्र होता है, ना कि जो वहाँ पे विधायिका में है उन मेंबर्स को वो मंत्री परिषद में अपनी शामिल करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी तर्क जो है हमारे संविधान निर्माता उन्होंने दिया है। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो स्वीकार्यता के कारण थे, जो 4 रीजन महत्वपूर्ण बताए गए, तो हम लोगों ने एक एक करके देख लिया कि किन वजहों से हमारी जो संसदीय व्यवस्था है संविधान निर्माताओं ने इसको अपनाया। चलिए अब हम लोग इसकी विशेषताएं देखेंगे, ठीक है। बात अगर विशेषताओं की करें तो संसदीय सरकार जो होती है उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहली विशेषता क्या होती है कि नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है। नामिक कार्यपालिका, देखिए राष्ट्रपति जो होता है वो नामित कार्यपालिका मतलब उसको कहा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का ही होता है। और मेन जो वास्तविक शक्ति होती है वो किसके पास में होती है, प्रधानमंत्री की। तो ये एक विशेषता है। देखिए जो भी हमारे यहाँ पर कार्य होता है, जो भी गवर्नमेंट कार्य करती है वो कहीं ना कहीं सारी की सारी विशेषताएं हैं। अब जैसे यही है कि प्रधानमंत्री के हाथ में ज़्यादा पावर होती है, राष्ट्रपति एक नाम मात्र का ही पद दिया गया है उसको, मतलब कि पावर नहीं है, होता तो राज्य का प्रमुख है लेकिन उसको इतनी शक्तियां नहीं है कि वो खुद डिसीजन ले सके। वो जो है मंत्री परिषद की जो है सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो जैसा मंत्री परिषद कहेगी राष्ट्रपति को वैसा करना पड़ता है। दूसरी विशेषता के इसमें है कि बहुमत प्राप्त दल का शासन होगा, ठीक है। लोकसभा के चुनाव जो होता है उसमें जिस भी पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर लिया है तो उससे क्या होगा, उसी पार्टी का शासन होगा, ठीक है। जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत की सीटें प्राप्त हो वह सरकार बनाती है। तो ये भी एक विशेषता है। अगली विशेषता हम लोग देखते हैं। अगली विशेषता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। तो इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है कि मंत्री जो होते हैं वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और विशेषकर लोकसभा के प्रति। तो ये भी एक विशेषता है। और विशेषता की राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता कैसे बनी रहती है, देखिए सामान्यतः जो मंत्री परिषद होते हैं, मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं वो एक ही राजनीतिक दल के होते हैं। तो इसलिए जो है अब मतलब कि सामान्यता तो यही होता है। और रेयर चांस ये भी हो जाता है जब गठबंधन की सरकार बनती है तो कई पार्टियां जो हैं
तो जब कई पार्टियों की गठबंधन से सरकार बनती है तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे कि कई पार्टियां जब मिलती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा अलग हो जाती है, और इसमें मोस्टली क्या होता है कि सेंटर में हमारे यहाँ पर एक ही पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, तो उनकी जो पार्टी की विचारधारा होती है तो उसमें राजनीति एकरूपता होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी विशेषता हमारे यहाँ पर है। अगली विशेषता क्या है कि दोहरी सदस्यता। तो दोहरी सदस्यता कैसे होती है कि जो मंत्री होते हैं वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के ही सदस्य होते हैं, क्योंकि विधायिका के तो वो होंगे ही होंगे, क्योंकि उसके बिना आप कार्यपालिका में जा ही नहीं सकते हो। उसके अगर विधायिका की आप सदन की सदस्यता नहीं लेंगे तो आप मंत्री बन ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो है मंत्री जो होते हैं वो दोनों ही विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। और विशेषता क्या है कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, जो मंत्रिपरिषद होती है उसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। ये भी विशेषता है। और विशेषता क्या है? निचले सदन का विघटन। लोकसभा मतलब कि विघटित हो जाती है हर 5 वर्ष के बाद में, तो ये भी एक जो है हमारे यहाँ पर विशेषता है। और अगली विशेषता क्या है? गोपनीयता। गोपनीयता कैसे बनी रहती है? देखिए, मंत्री जो होते हैं वो गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं और अपनी कार्रवाई हो गई, नीतियाँ हो गई उनकी, और निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते वो, क्या मतलब कि लीक नहीं कर सकते। वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं जो भी गवर्नमेंट में होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया जो हमारी संसदीय व्यवस्था थी उसमें क्या क्या विशेषताएं दी, तो वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रपति शासन की विशेषताएं। चलिए हम लोग देखते हैं तो राष्ट्रपति शासन में क्या क्या विशेषताएं। चलिए, पहली विशेषता क्या है कि देखिए, राष्ट्रपति शासन की जब भी बात आती है तो हम लोग, देश तो कई हैं लेकिन हम लोग तुलना ज़्यादातर कहाँ से करते हैं? अमेरिका से तुलना करते हैं। आपसे जो है एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा तो सीधे सीधे आपके हो सकता है कि एग्ज़ाम में नाम भी दे रखा हो उस देश का कि पर्टिकुलर देश के, और अपने यहाँ पर जो व्यवस्था चल रही है तो उसमें तुलना करिए। तो तुलना करने को आपके क्वेश्चन आ सकता है। वैसे नाम तो नहीं लिया जाता, यही पूछा जाएगा, मतलब कि आपसे लिखने के लिए यही आएगा कि जो राष्ट्रपति व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था है इसमें दोनों में तुलना करिए, दोनों की विशेषताएं करिए, दोनों में दोष क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। लेकिन मोस्टली यही होता है कि हम लोग जब तुलना करने बैठते हैं तो सबसे बेहतर देश को ही चुनते हैं, तो सबसे बेहतर देश अमेरिका ही एग्जाम्पल आता है। तो बात क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है, और संसदीय व्यवस्था में क्या था कि जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया नहीं होता है। दूसरी विशेषता कि उसे कांग्रेस द्वारा, देखिए कांग्रेस वहाँ की संसद जो है उसको हम कांग्रेस बोलते हैं। अपने यहाँ जो पार्लियामेंट है उसको हम संसद बोलते हैं, वहाँ पे वो लोग कांग्रेस बोलते हैं। तो कांग्रेस के द्वारा जो है गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त उसको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो होता है उसको गैर संवैधानिक कार्य अगर वो कर रहा है तभी उसको हटाया जा सकता है। और संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, देखिए मैं आपको दोनों को तुलना भी कर रहा हूँ, तो ये तुलना आप इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि आप उससे जो है मेंस में लिखने के लिए तुलना ही आपको करने को दी जाएगी। तो देखिए, गैर संवैधानिक कार्य के अतिरिक्त उसको नहीं हटाया जा सकता। और अपने यहाँ प्रधानमंत्री को कैसे हटा देते हैं? वो बहुमत के आधार पर होता है। मान लीजिए कि अगर बहुमत उसका हट जाए, अगर सारे जो सदस्य होते हैं, मान लीजिए कि है भले ही एक पार्टी के हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनमें आपस में मतभेद हो गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव अगर विपक्षी पार्टी के द्वारा ला दिया गया, तो अगर उसके पार्टी के ही सदस्यों ने वोट नहीं दिया तो कहीं ना कहीं उसको हटाया जा सकता है इस तरीके से। लेकिन जो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा उसको सिर्फ और सिर्फ गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने पर हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि वो बहुमत के आधार पर तो, बहुमत की दया पर तो निर्भर होता नहीं है। और क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई होती है जिसको किचन कैबिनेट भी बोलते हैं, की सहायता से शासन चलाता है। देखिए, प्रधानमंत्री भी कैबिनेट के हिसाब से ही साथ में ही शासन चलाता है और राष्ट्रपति भी, लेकिन जो यह केवल एक परामर्शदायी इकाई होती है और इसमें गैर निर्वाचित सब। देखिए, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो सिर्फ और सिर्फ परामर्शदायी होती है, ना कि वो जो है राष्ट्रपति पर अधिक प्रभाव नहीं डालती। जैसे अपने यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद होती है वो कहीं ना कहीं अधिक प्रभाव डाल सकती है हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री पे, लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे देखिए क्या होता है कि एक तो वो गैर निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको मंत्रिपरिषद में वहाँ पे नियुक्त कर सकता है, मंत्रिपद दे सकता है, क्योंकि वहाँ पे चुनाव नहीं, वहाँ पे आपको संसद का मेंबर होने के लिए अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसी को भी, और राष्ट्रपति उसी को नियुक्त करेगा जिसको वो चाहेगा, वो अपने करीबियों को नियुक्त करेगा, तो कहीं ना कहीं वो उसकी बात का विरोध कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और अगली विशेषता देखते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति और उसके सचिव जो होते हैं अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हमारे यहाँ पर होती है, वे ना तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं और ना ही सत्र में भाग लेते हैं। तो अपने यहाँ क्या होता है कि मंत्रिपरिषद वो जो है
वो सदस्यता भी ग्रहण करती है, ठीक है, और कार्रवाइयों में भाग भी लेती है। लेकिन वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है अमेरिका का, तो वो ना तो वहाँ की सदस्यता ग्रहण करता है संसद की और ना ही उसकी कार्रवाई में वो भाग लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता। इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है, लोकसभा, ठीक है। तो जो वहाँ का राष्ट्रपति होता है वो वहाँ की लोकसभा को विघटित नहीं कर सकता। हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री कर सकता है, वो अगर अपना त्यागपत्र दे दे तो लोकसभा विघटित हो जाएगी, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया कि राष्ट्रपति जो व्यवस्था है उसके क्या क्या विशेषताएं थी, वो भी हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग देखेंगे संसदीय व्यवस्था के गुण, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपको संसदीय व्यवस्था के गुण पढ़ाऊँगा तो इसका मतलब मैं जब तुलना करूँगा तो जो इसके गुण होंगे वो राष्ट्रपति शासन विशेषता के दोष हो जाएंगे और जो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के गुण होंगे वो इसके दोष हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपोजिट चलता है ये मामला, मैं आपको समझाने के माध्यम से बता ही दूंगा आपको उसकी, तो जिससे जो आपका क्वेश्चन लिखने को आएगा मैं इसमें आप उसको आसानी से हैंडल कर लेंगे, ठीक है। देखिए, प्री में भी इससे क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट वाइज आपसे बन सकता है, कैसे भी करके पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। तो ये टॉपिक जो है सिर्फ पूरा ही जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ट पर है, तो पूरा आप इसको ढंग से समझिए। देखिए, अगर संसदीय व्यवस्था के गुणों की बात करें तो पहला गुण क्या है कि विधायिका जो होती है, ठीक है। विधायिका कौन, जो कानून बनाती है, संसद में जो मेंबर बैठते हैं। कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है, तो क्या होता है, सामंजस्य होता है। तो कार्यपालिका कौन, मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो इनके मध्य सामंजस्य होता ही है, क्योंकि विधायिका के मेंबर ही कौन बनते हैं, कार्यपालिका। अब अगर यही बात अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो उसमें ये दोष होता है, ठीक है। दोष क्या होता है, उसमें ये अपोजिट हो जाता है, क्योंकि उनके मध्य सामंजस्य नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि विधायिका के मेंबर अलग होते हैं और कार्यपालिका के मेंबर अलग होते हैं। कार्यपालिका वहाँ की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, जो कि विधायिका के सदस्य होते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आप तुलना कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है इसका गुण कि उत्तरदायी सरकार। संसद में जो होते हैं मंत्रियों पर विभिन्न तरीके से, जैसे कि किस किस तरीके, मान लीजिए कोई मंत्री अगर काम कर रहा है, मतलब कि कुछ गलत काम कर रहा है, तो जो अन्य सदस्य होते हैं, अन्य मेंबर होते हैं जो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, तो वो क्या करें, जब हमारे यहाँ पे प्रश्न काल होता है, चर्चा का काल होता है, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उससे मतलब कि प्रश्न पूछते हैं कि हाँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या आप कोई मतलब कि विभाग से संबंधित कोई जानकारी है उनसे, तो वो मांग सकते हैं। लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो मेंबर ही नहीं होती, तो आप क्वेश्चन किससे पूछोगे, ना ही वो उसकी कार्रवाई में भाग लेते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला इसमें गुण होता है कि निरंकुशता का प्रतिषेध, ठीक है। निरंकुश नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि इस व्यवस्था के तहत कार्यकारी समूह एक समूह में नियत होती है, ठीक है, ना कि मंत्रिपरिषद। कि इसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी जो मंत्रिपरिषद होती है, तो पावर किसके पास में आती है, पूरी मंत्री परिषद के पास में, ना कि एक ही व्यक्ति में। कहने का मतलब इसमें यह है कि जो वहाँ के अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, वहाँ पे पूरी पावर जो होती है वो उसके हाथ में आ जाती है, और क्योंकि उसका चुनाव डायरेक्ट होता है, मंत्रिपरिषद उसकी दया पर निर्भर होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि मंत्रिपरिषद भी सदन की सदस्य होती है, तो प्रधानमंत्री को जो है मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद जिसमें प्रधानमंत्री ही शामिल होता है, तो वो मिलके कार्य करते हैं कहीं ना कहीं। अगली जो इसका गुण है इसमें क्या है कि वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, ठीक है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था किस तरीके से, सत्तारूढ़ दल जो अभी पावर में दल है कि बहुमत खो जाने पर जो होता है राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि गठबंधन की सरकार बनी हुई है, ठीक है, और गठबंधन टूट गया, गठबंधन टूट जाने के बाद में क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो पार्टी पावर में थी तो उसको जो है त्यागपत्र देना पड़ेगा। वो जो है अभी मतलब कि बहुमत ही नहीं उसके पास में रहा, तो वो खुद ही जो है उसका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। फिर क्या होगा कि जो राज्य का मुखिया जो राष्ट्रपति होता है, तो वो क्या करता है, विपक्षी जो दल होंगे, ठीक है, तो उनसे कहेगा कि आप सरकार बना लीजिए। तो क्या करेगा कि सरकार बनाने के लिए उनको आमंत्रित करेगा और उनको टाइम पीरियड दे देगा कि आप जो है 1 महीने के बाद में अपना बहुमत जो है साबित करिएगा, तब तक आप सरकार बना लीजिए। तो वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था अपने यहाँ पर है। और गुण देखते हैं कि व्यापक प्रतिनिधित्व। व्यापक प्रतिनिधित्व की बात करें तो यहाँ पे जो है सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो पूरे देश के राज्यों से मेंबर चुन के जाते हैं, और वहाँ पर व्यापक प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है राष्ट्रपति शासन में, क्योंकि वहाँ पे सीधे सीधे राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसमें जो मंत्रिपरिषद शामिल होती है तो वो कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रपति के करीबी होते हैं, ना कि वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं,
ठीक है। वो क्योंकि वो जो मेंबर होंगे मंत्रिपरिषद के राष्ट्रपति शासन में, तो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है कि वो कैटेगरी वाइज चुनता है या नहीं चुनता है, तो ये उसके ऊपर होता है। अब हम लोग बात करें, गुण तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग इसके दोष पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें दोष क्या क्या है, संसदीय व्यवस्था जो हमारी अपनाई गई इसमें कमियां क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कमी क्या है, अस्थिर सरकार। अस्थिर सरकार इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि मंत्री जो होते हैं वो बहुमत की दया पर निर्भर करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव आया, अगर बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। और वही बात करें अमेरिका में, तो वहाँ पर स्थिर सरकार होती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ बहुमत साबित करने का होता ही नहीं है। राष्ट्रपति एक बार चुन लिया गया 4 साल के लिए, वहाँ पे उसका कार्यकाल फिक्स हो गया अगर वो संविधान का उल्लंघन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मंत्री जो होते हैं बहुमत की दया पर निर्भर होते हैं। चलिए अगला दोष देखते हैं कि नीतियों की निश्चितता का अभाव। तो नीतियों की निश्चितता का अभाव क्यों होता है? देखिए, दीर्घकालीन नीतियाँ जो है लागू नहीं हो पाती। क्यों नहीं लागू हो पाती अपने देश में? क्योंकि जो सरकार है, ठीक है, उसके कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है, वो उसको डर लगता है। अब देखिए मैक्सिमम क्या होता है कि मैक्सिमम यही होता है कि उसको कार्यकाल की अनिश्चितता इसलिए बनी रहती है क्योंकि वो हर 5 साल के बाद में चुनाव आने, और जो दूसरी पार्टी जैसे ही मतलब कि सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन जैसे ही होता है तो सरकार की नीतियां परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि अभी बीजेपी अभी जो है पावर में है, कल को कांग्रेस आएगी तो वो अपनी नई पॉलिसी लेके आएगी और इनकी पॉलिसी चेंज करेगी। तो ये कहीं ना कहीं नीतियों में निश्चितता का अभाव बना रहता है, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो अपनी अपनी नीतियाँ लेके आती हैं। बात करें कि मंत्रिमंडल की निरंकुशता, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक पार्टी को, अभी बीजेपी है, ठीक है, उसके पास पूर्ण बहुमत है, ठीक है, तो उसके खुद के पास पूर्ण बहुमत है, तो मंत्रिमंडल क्या है, वो एक तरीके से निरंकुशता के आधार पर कार्य करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको जो है और किसी की तो सुननी नहीं, अपनी पार्टी की ही सुननी पड़ती है। तो मंत्रिमंडल एक तरीके से निरंकुश हो जाता है, वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि जब एक ही पार्टी के पास में जब बहुमत आता है तो वहाँ पर निरंकुशता का माहौल बन जाता है कहीं ना कहीं। आगे बात करें कि शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है, तो शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध कैसे है? तो इसमें बात ये होती है कि जो मेंबर, देखिए कार्यपालिका के सदस्य हैं वही विधायिका के सदस्य हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, वो जो मेंबर हैं तो उनको ही सेम मेंबर विधायिका के आपने जो है और सेम मेंबर कार्यपालिका के, दोनों ही मेंबर, मतलब कि मेंबर एक ही और वो दोनों सदनों का सदस्य है। तो कहीं ना कहीं कि पावर को बांटा नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं कम लोगों, वही आपने उनको ही विधायिका में जगह दी है और उनको ही कार्यपालिका में जगह। और क्या है कि ये एक साथ रहते हैं और अब अविभाज्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगला पॉइंट देखते हैं कि अकुशल व्यक्तियों के द्वारा सरकार का संचालन। मंत्रिपरिषद जो बनती है तो ऐसा तो है नहीं कि जिसको कानून मंत्री बना दिया गया तो वो एकदम जो है कि न्यायालय या हाई कोर्ट का उच्च वकील पद, मतलब कि वरिष्ठ अधिवक्ता रहा हो या मुख्य न्यायाधीश वगैरह कोई रहा हो, तो किसी को भी बना देते हैं कुछ भी। अब मान लीजिए खेल मंत्री बनाया, तो अगर किसी ऐसे इंसान को भी खेल मंत्री बना दोगे जिसका कभी स्पोर्ट्स से नाता ही ना रहा हो, तो ये इसके लिए छूट है। तो कहीं ना कहीं जो अकुशल व्यक्ति होते हैं तो वो सरकार का संचालन करते हैं, जिनको उस फील्ड का कतई अनुभव भी नहीं है, तो उनको भी आप मंत्री पद दे देते हैं। तो अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन ये भी हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं, देखिए हम लोगों ने जो संसदीय व्यवस्था है वो कहाँ से अपनाई, ब्रिटिश से। तो अंग्रेज़ों से, मतलब कि जो इंग्लैंड से अपनाई है। तो जो हमारी जो संसदीय व्यवस्था है और इंग्लैंड की जो संसदीय व्यवस्था है, तो इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंस। तो हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि जो हम लोगों ने वहाँ पे अपनाई, क्या चेंजेस करने के बाद में हमने अपने यहाँ पर संसदीय व्यवस्था अपनाई। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था अपनाई तो है इंग्लैंड से, लेकिन हमारी और वहाँ की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा जाएगा। पहला अंतर यह है कि ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति। गणतंत्र पद्धति का नाम सुनते ही आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है जनता के द्वारा। ठीक है, जनता के द्वारा ही चुना जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन उसका वोटिंग होता है। गणतंत्र का मतलब ये है कि जो हमारा जो राज्य का प्रधान होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि वंश के आधार पर। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि राजा जो है वही राज्य का प्रमुख बोला जाता है, और जो है वो अपने जो है वंश के परंपरागत जो है वहाँ पे राज्य करता है। तो जो वहाँ का हेड होगा तो उसको निर्वाचित नहीं किया जाता, वो एक राजा होता है और उसके राजा का बेटा फिर जो है उनके परिवार में ही यही बना रहेगा पद, और अपने यहाँ पे क्या होता है कि निर्वाचित होता है राष्ट्रपति। ठीक है, अगले एक और अंतर क्या है कि ब्रिटिश व्यवस्था में क्या होता है कि संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, वहाँ पर क्या है, संसद हेड है, संसद जो चाहे वो वहाँ पे परिवर्तन कर सकती है, लेकिन अपने यहाँ पर क्या हेड है, अपने यहाँ पर मतलब कि क्या सबसे सर्वोच्च है, तो अपने यहाँ पर संविधान सर्वोच्च है, ना कि संसद। संसद जो होती है वो संविधान के अंतर्गत कार्य करती है, और वहाँ पर क्या होता है कि संसद ही
मेन होती है, तो जो भी संसद जो निर्णय लेती है तो उसको मान्य किया जाता है। और अपने यहाँ पे क्या होता है, अपने यहाँ पे देखा जाता है कि हाँ संविधान में ये प्रावधान है कि नहीं, उसके बाद में कोई कानून बनाया जाता है। और क्या अंतर है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो लोकसभा, ठीक है, वहाँ पे निचला सदन, क्या अपने यहाँ की लोकसभा वहाँ का निचला सदन बराबर होता है, तो वहाँ पर जो प्रधानमंत्री होगा उसको वहाँ की लोकसभा में लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। और अपने यहाँ क्या होता है कि चाहे प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा, दोनों में से अगर किसी भी सदन का सदस्य है तो वो प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस है। और क्या है कि ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ब्रिटेन में क्या होता है कि जो मंत्री पद दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो वो पहले संसद का सदस्य होना चाहिए, उसके बाद में ही उसको मंत्री पद मिलेगा। लेकिन अपने यहाँ पर क्या होता है कि मंत्री पद तो उसको दे दिया गया, लेकिन उसको टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि अगले 6 महीने तक आप संसद की सदस्यता ग्रहण कर लें, और 6 महीने तक वो बिना संसद की सदस्यता ग्रहण करे ही मंत्री के तौर पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस है। और क्या है कि ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है। वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि कोई कानून बनता है तो पर्टिकुलर विभाग का अगर कोई कानून बना, तो अगर जो मंत्री होगा वहाँ का उस विभाग का, तो उस पर उसके हस्ताक्षर होते हैं। अगर उस कानून से संबंधित अगर कोई दिक्कत आती है तो उस मंत्री की जवाबदेही होगी, और अगर वो कुछ गलत करता हुआ पाया गया तो वो संबंधित मंत्री जो है उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ मंत्री जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, अगर कोई भी विधेयक बनाए तो उस पर मंत्री का हस्ताक्षर ही नहीं होता है किसी विधेयक वगैरह पर। तो अपने यहाँ क्या होता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व है, और वहाँ पे इंडिविजुअली भी उत्तरदायी है। अगर जो है तो कानून बनता है तो वहाँ पर क्या होता है कि हस्ताक्षर पर्टिकुलर जो है इंडिविजुअली तौर पर वहाँ का मंत्री करेगा अपने विभाग का, और अपने यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व। तो जो हमारा जो चैप्टर है, जो हमारी संसदीय व्यवस्था, जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने अपनाया है, और इसके क्या विशेषताएँ, क्या दोष, क्या गुण, हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख ली। और जो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है उसमें भी मतलब कि क्या कमियां हैं और क्या पॉजिटिव चीज़ें, दोनों चीज़ें हम लोगों ने देख ली। तो आज का टॉपिक जो है हमारा मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि प्री के। लेकिन प्री से भी इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं जो है इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।